मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर चल रहा है। पिछले क्लास में हमने इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, अभी तक आपने एक्चुअली जो मोटर थी, मोटर की प्रिंसिपल क्या थी? देखिए ये जो मैं लिख रहा हूँ ये मोटर की प्रिंसिपल थी, है ना। वो क्या था आपका? करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर when placed perpendicular to the magnetic field it experiences a force, it experiences a magnetic force as a result, magnetic force as a result current carrying conductor starts moving, है ना। In this process electrical energy is converted to मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, पिछले क्लास में, कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखी जाती है तो ये एक मैग्नेटिक फोर्स फील करता है, फोर्स फील करता है, जिसका डायरेक्शन ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालते थे। और इसकी वजह से कंडक्टर जो है हमारा, करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो मूव करने लगता है। इसी प्रोसेस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और ये पूरा जो है आपका जो प्रिंसिपल है वो वर्क कर रहा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। दिस वाज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, अब ये माई क्या होता है आपका? ये तो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट था जिसपे आपका हमारा मोटर आपने पढ़ लिया। अब इसका दूसरा एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, तो इससे करंट हटा दो। मतलब अब कंडक्टर है लेकिन उसमें हमने कोई करंट मूव नहीं दिया है। कंडक्टर व्हेन प्लेस परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो देन इट स्टार्ट्स मूविंग। कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड, ऐसे लिखिए, इसको पूरा मैं हटा देता हूँ। मतलब अब क्या है ना, आपका करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं है। मतलब अब जो हमें रीजन देखनी है, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें कंडक्टर पे करंट नहीं है। ठीक है, अब दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो जैसे वही मैग्नेट ले लो आप, ये नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। अभी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपकी यूँ चल रही है नॉर्थ टू साउथ, और इसमें हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल रख दिया, है ना, और करंट पास नहीं कर रहे। अब क्या है, इस कॉइल को आप घुमाएंगे तो कॉइल के घूमने से क्या होगा, इस जो कॉइल में जो वायर लगी है ना, ये वायर से करंट पास होने लगेगी, है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये देखा गया, ये एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि अ कंडक्टर व्हेन मूव्ड
when moved inside magnetic field it produces करंट। ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को मूव करने से ये देखा गया कि कंडक्टर जो है इलेक्ट्रिक करंट देने लगता है। बात समझ में आई? एक बात तो ये हो गई। या आप ये कह लीजिए कि अगर एक मैग्नेट को मूव करा दिया जाए और अ मैग्नेट when moved towards or away from a conductor, then an current is developed in the conductor। ठीक है, मतलब एक कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड में घूमती है तो कंडक्टर से करंट निकलने लग जाता है। या आप कह लीजिए कि जो कंडक्टर है वो एक बैटरी की तरह काम करने लग जाता है जो करंट देने लग जाएगा। कब? जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में घुमाई जाएगी। या कोई कंडक्टर है, जैसे मान लो कॉइल के रिस्पेक्ट में है, अब हम कंडक्टर को मूव नहीं कर रहे हैं, मैग्नेट को कंडक्टर की तरफ ले जा रहे हैं। तो जब कोई मैग्नेट ही कंडक्टर की तरफ जाए या उससे दूर जाने लगे, कंडक्टर की तरफ जाए या कंडक्टर से दूर जाए, तो इन दोनों प्रोसेस में भी एक कंडक्टर में करंट आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करंट जो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से बने हैं, यहाँ भी आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। जैसे आपने मैग्नेट रख दिया था नॉर्थ एंड साउथ, है ना, ये नॉर्थ और साउथ है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। जब आप इसमें कंडक्टर को घुमाते हैं तो घुमाने से क्या होगा, इस कंडक्टर की जो एरिया है उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी, है ना। इस कंडक्टर के इसमें घूमने से मैग्नेटिक फील्ड एरिया चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगा। तो कहने का मतलब इस कंडक्टर से भी मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कराया गया। तो जब किसी कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज कराएंगे, है ना, या तो कंडक्टर को घुमा दो या इस कंडक्टर के अबाउट मैग्नेट को पास लाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ जाएगी, या दूर ले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घट जाएगी। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने से कंडक्टर में अगर जो करंट प्रोड्यूस होता है तो ऐसे करंट को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस करंट। इसलिए मैंने यहाँ खाली जगह छोड़ी थी। तो एन इंड्यूस्ड करंट, क्योंकि ये करंट किसी बैटरी या सोर्स सेल से तो आया नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से कंडक्टर में जो करंट इंड्यूस होगा उसी को हम लोग बोलेंगे इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो ये फिनोमेना जो है यही आपका कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो जनरेटर हम बाद में पढ़ेंगे वो इसी प्रिंसिपल पे काम करेगा, है ना। A generator, electric generator works on the principle of electromagnetic induction। अब इसमें है हुआ क्या है, कंडक्टर के मूव करने से क्या हुआ, मैकेनिकल एनर्जी आई, है ना। तो हम कह सकते हैं कि इन दिस प्रोसेस मैकेनिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। है ना। तो ये बिल्कुल बिल्कुल उल्टा प्रोसेस है आपका जो पिछले क्लास में पढ़ा था। पिछले क्लासेस में क्या था आपका कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई थी। अब यहाँ पर क्या होगा आपका, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, है ना। घर में जब कोई फंक्शन होती है तो जनरेटर लगाई जाती है, तो वो जनरेटर में हैंडल घुमाते हैं इसको स्टार्ट करने के लिए, तो मतलब वो कंडक्टर घूमता है मैग्नेट के अंदर, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के अंदर। तो कंडक्टर घूमने से वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने लग जाता है।
है ना। तो मैकेनिकल एनर्जी, घूमने से मैकेनिकल एनर्जी आई, वो मैकेनिकल एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। इस चीज़ को सबसे पहले माइकल फैराडे ने बताया था, है ना। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके इसके बारे में बताया, और इसी थ्योरी से आगे चल करके हमने जनरेटर बना लिया, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इसकी प्रिंसिपल क्या है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल, ईएमआई की प्रिंसिपल क्या होगी, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, तो आपने भी देखा कि या तो कंडक्टर को मूव करा दो, या कंडक्टर के पास मैग्नेट को लाओ, या दूर ले जाओ, है ना। तो उसी से आपका करंट इंड्यूस होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का हम प्रिंसिपल लिखेंगे, whenever there is a relative motion between conductor or a source of magnetic field, then an induced current sets up in the conductor, and this induced current lasts as long as the relative motion continues. है ना, इसी चीज को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इसको शॉर्ट में हम लोग ईएमआई लिखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। अब ये स्टेटमेंट जो आया, इसको समझने के लिए कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी जो फैराडे ने किया था, है ना। तो वो हमें समझना है कि स्टेटमेंट मैं आपको फिर से बता दूं कि कंडक्टर और सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपकी दो मिनिमम हो सकती है आपके स्टैंडर्ड पे। सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो एक तो मैग्नेट खुद हो जाएगा, दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया, करंट कैरिंग वायर और कंडक्टर। आपने पढ़ा है मैग्नेटिक इफेक्ट तो यही है कि करंट कैरिंग कंडक्टर और वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, और मैग्नेट में तो मैग्नेटिक फील्ड है ही, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, ऐसा कंडक्टर लेते हैं जिससे करंट हमें पास नहीं करना है, उस कंडक्टर से मुझे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है। तो क्या करेंगे, हम उस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाएंगे, है ना। तो इसी को बोलते हैं रिलेटिव मोशन, कि या तो कंडक्टर रेस पे रहे, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता रहे इससे। तो ये एक्टिविटी से समझ में आएगी हम कैसे करेंगे, या मैग्नेटिक फील्ड चेंज सेम रखा जाए और कंडक्टर को घुमाया जाए। तो जब कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाओगे तब भी उससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। तो कहने का मतलब ये हो जाता है कि किसी कंडक्टर के अबाउट अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज की जाएगी, है ना, तो जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती जाएगी एक करंट उसमें डेवलप होता रहेगा कंडक्टर में,
और इसी करंट को लोग बोलते हैं इंड्यूस करंट, और ये फिनोमेना ही कहलाती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने का दो वजह हो सकते हैं, या तो मैग्नेटिक फील्ड को ही चेंज करो, या मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स कर दो, कॉइल को चेंज करने लग जाओ, या कंडक्टर को उसमें मूव कराओ, है ना। तो यही सारी एक्टिविटी है, जो स्टेटमेंट है इसी में आपकी एक्टिविटी छिपी हुई है। अब इसी को हमें पढ़ना है। तो स्टेटमेंट मैं एक बार फिर से पढ़ दूँ। व्हेनेवर देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन कंडक्टर और ए सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देन एन इंड्यूस करंट सेट्स अप इन द कंडक्टर एंड दिस इंड्यूस करंट लास्ट एज लॉन्ग एज रिलेटिव मोशन कंटिन्यूस। जब तक रिलेटिव मोशन होती रहेगी तभी तक इंड्यूस करंट होगा। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना बंद हो जाएगा तो करंट भी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम एक्टिविटी करते हैं इसके लिए। ठीक है, तो क्या करते हैं हम यहाँ पर एक्टिविटी के लिए। इस एक्टिविटी को समझने से पहले मुझे गैल्वेनोमीटर को समझना होगा कि गैल्वेनोमीटर क्या होगा। गैल्वेनोमीटर हम यूज़ करते हैं सर्किट में करंट को डिटेक्ट करने के लिए। किसी वायर के अबाउट अगर आपने गैल्वेनोमीटर लगा दिया तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होने से हमें ये पता चलेगा कि उस वायर में करंट है या नहीं है। अगर डिफ्लेक्शन हो रहा है तो इसका मतलब करंट है, डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है तो करंट नहीं है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अ गैल्वेनोमीटर इज ए करंट सेंसिटिव डिवाइस। इज अ करंट सेंसिटिव डिवाइस। है ना, इट डिटेक्ट्स करंट इन द सर्किट। ये करंट कितना है वो रीडिंग नहीं बताता, ये बस करंट है ये बता देगा, है ना। करंट की रीडिंग कितनी है या करंट की वैल्यू कितनी है या उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, उसके लिए हम एमीटर यूज़ करते हैं, है ना, वो दूसरा डिवाइस है। तो गैल्वेनोमीटर देखने में कैसा होगा आपका। मान लीजिए गैल्वेनोमीटर है ना, इसमें रीडिंग नहीं होती इसमें बस नीडल जो है बीच में रहता है, स्टैंड, ये नीडल आपका बीच में रहता है। ठीक है, यहीं पे आपका ये फिक्स रहता है नीडल, ये फ्रीली रोटेट कर सकता है। तो जब नीडल बिल्कुल मिडिल में होगा, है ना, कहीं आपने वायर में इसको जोड़ दिया, है ना, और नीडल में डिफ्लेक्शन नहीं है, मतलब नीडल बिल्कुल बीच में है, तो जब गैल्वेनोमीटर का नीडल बिल्कुल बीचों बीच होगा तो हम कहेंगे कि इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, नो डिफ्लेक्शन, बिल्कुल सीधा ही रहता है ये। तो इसका मतलब हो गया करंट जीरो, करंट नहीं है। ठीक है, अब जो गैल्वेनोमीटर है इसकी डिफ्लेक्शन मान लीजिए पहले यहाँ थी, अब ये इधर चली गई, इधर घूम गया राइट की तरफ, है ना, या फिर गैल्वेनोमीटर जो है नीडल पहले इधर था अब इधर चला गया, है ना। तो ये जो डिफ्लेक्शन, इस डिफ्लेक्शन को कहेंगे टुवर्ड्स राइट, डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स राइट। तो राइट की तरफ डिफ्लेक्शन हुआ मतलब करंट आ रहा है ना, और ये हो गया आपका डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ये भी शो करेगा कि करंट है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है। मान लीजिए वायर है, करंट ऐसे आ रही है, तो करंट यूँ आ रही है तो डिफ्लेक्शन इधर हो जाएगा, है ना, मतलब शो करेगा कि करंट है, कितना है वो ये नहीं बताएगा। और जैसे ही करंट गायब होगा ये नीडल वापस इस तरफ पहुंच जाएगी। और अगर मान लीजिए करंट ऐसे जा रही है तो डिफ्लेक्शन जो है यूँ चला जाएगा लेफ्ट, है ना। तो ये भी बताएगा कि वायर में करंट है,
जैसे ही करंट जीरो होगा डिफ्लेक्शन आपका सीधा स्ट्रेट हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा। मतलब गैल्वेनोमीटर में अगर डिफ्लेक्शन नहीं हो रही है इसका मतलब कोई करंट नहीं है, और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है इसका मतलब करंट है। बस ये सिर्फ बताएगा करंट है, करंट को डिटेक्ट करता है। कितना करंट है वो ये नहीं बताएगा। तो करंट की रीडिंग या वैल्यू आपको एमीटर से देखने को मिलती है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर समझ में आ गया। चलिए अब हम एक एक्टिविटी करते हैं। जैसे मैंने बताया था EMI के लिए एक्टिविटी करनी है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैग्नेट को रेस्ट पे रख, जैसे ये एक्टिविटी है ना 1, इसमें क्या है, जैसे मान लो मैंने कोई एक इंसुलेटर रॉड ले लिया और इसमें करंट को कॉइल बना दी, कॉइल करंट को इस तरह से कॉइलिंग कर दी हमने, वायर की कॉइलिंग कर दी, है ना। वायर है आपका इस तरह सर्कुलर टर्न में आ गया है और यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया यूँ। ठीक है, बात समझ में आ रही। तो कोई करंट तो हमने दिया नहीं कंडक्टर में, इस कंडक्टर में हमने कोई करंट नहीं दिया है, गैल्वेनोमीटर हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इस वायर के दोनों एंड के बीच में हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया। हम ये मान के चलते इसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हैं, कोई ज़रूरी नहीं लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हो, एक टर्न से भी हमारा काम चल सकता था, लेकिन आपके NCERT में ऐसे ही दी हुई है तो इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसके सामने एक मैग्नेट को रखते हैं। ये मैग्नेट आपका नॉर्थ है और ये आपका साउथ है। ठीक है, एक्टिविटी चल रही है। पहला केस क्या, कोई भी मोशन में नहीं है, इस कॉइल के सामने आपने मैग्नेट रख दिया, इसका नॉर्थ पोल रखा है ना, ये भी मूव नहीं कर रहा है, ये भी मूव नहीं कर रहा है, तो गैल्वेनोमीटर में मुझे कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिलता। कुछ टाइम के बाद भी देखते हैं तब भी हमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिलता। अब हम करते हैं कि मान लीजिए साउथ पोल इधर रख देते हैं, है ना। दूसरी चीज़, मान लीजिए इधर आपने साउथ पोल कर दिया और इधर आपने नॉर्थ पोल कर दिया और फिर ये मोशन में नहीं है, तब भी मुझे यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा है, मतलब इस कंडक्टर में कोई करंट नहीं है। इतनी बात समझ में आई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर दोनों रेस्ट में है, मैग्नेट और ये कॉइल दोनों रेस्ट में है, तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रही है गैल्वेनोमीटर में, है ना। इसका मतलब यहाँ पे कोई करंट पास नहीं कर रहा। अब हम क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप में इस बार मैग्नेट को इसकी तरफ मूव कराते हैं, इसको मोशन में लाते हैं। ठीक है, पहले धीरे धीरे लेके जाओ। तो जैसे ही बार मैग्नेट इस कॉइल की तरफ जाएगा तो होगा क्या, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखती है और वो डिफ्लेक्शन जो है आपको राइट की तरफ दिखती है, मतलब ये डिफ्लेक्शन आपकी यूं हो जाती है। ठीक है, मतलब करंट ऐसे पास होने लगा। तो मैग्नेट के कॉइल की तरफ मूव करने से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, मतलब करंट जनरेट हुआ और इसी मैग्नेट के चेंज होने से जो करंट आया इसी को हम लोग बोलेंगे इंड्यूस करंट। अब हम क्या करते हैं, इसी मैग्नेट को और स्पीड में बढ़ाते हैं। तो जब हम इसको स्पीड में बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि डिफ्लेक्शन भी और फास्ट हो गई, मतलब डिफ्लेक्शन फास्ट होने का मतलब यह करंट की वैल्यू बढ़ गई।
तो जैसे जैसे मैग्नेट इस कॉइल की तरफ बढ़ेगा तो करंट की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन फास्ट हो जाता है। फैराडे ने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा। ठीक है, बात समझ में आई? तो मैग्नेट के मोशन में आने से ही इसमें करंट होता है। मोशन फास्ट है तो इसमें करंट की वैल्यू ज़्यादा मिल रही है, डिफ्लेक्शन फास्ट हो रहा है। मैग्नेट स्लो है तो डिफ्लेक्शन भी स्लो है, करंट कम मिलेगा। अब किसी भी टाइम पे इस मैग्नेट को रोक दो, चलाते हुए रोक दिया, तो जैसे ही हम रोकते हैं करंट भी जीरो हो जाता है, मोमेंटरीली जीरो हो जाता है। जिस मोमेंट पे आपने मैग्नेट को चलाना बंद किया उसी मोमेंट इसमें डिफ्लेक्शन भी जीरो हो जाती है, मतलब कोई करंट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक मैग्नेट मूव करेगा तब तक करंट आएगा, है ना। मैग्नेट मूव करना बंद कर दिया तो करंट भी जीरो हो गया। तो ऐसा क्या था भाई? तो फैराडे ने बताया कि मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, ये वाली, तो जैसे जैसे मैग्नेट कॉइल की तरफ आएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की नंबर बढ़ती जाती है। इस कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की नंबर बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता जाएगा, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाता है। ये बात मैंने फर्स्ट दिन बताई थी आपको जब इस चैप्टर स्टार्ट हुआ था। इस फेनोमेना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी घटना को बोला था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, दूसरी बात, मतलब कंक्लूजन ये निकला कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इसमें इलेक्ट्रिक करंट आ सकता है। ठीक है, यही चीज़ आपको क्लास 12th में पढ़नी है। वहाँ पर फिर आपको एक नया टर्म आ जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स, तो अभी हम वो डील नहीं करेंगे क्योंकि आपको नहीं पढ़ना वो। अभी बस आप इतना जानिए 10th स्टैंडर्ड में कि मैग्नेट के मूव करने से इस कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगी, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी और डिफ्लेक्शन हमारा बढ़ता रहेगा, मतलब करंट की वैल्यू बढ़ती रहेगी। किसी भी मोमेंट पे मैग्नेट को रोक देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो इससे क्रॉस कर रही है वो चेंज होना बंद हो जाएगी। तो मैग्नेट रुक गया, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इससे जा रही थी वो चेंज नहीं हो रही है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के चेंज नहीं होने से यहाँ पे करंट जीरो हो जाएगा। मतलब ये क्लियर हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड जब तक चेंज होगी तभी तक करंट होगा। मैग्नेटिक फील्ड है और चेंज नहीं हो रहा है तो करंट भी प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर दूसरी बात क्या हुई कि इसी मैग्नेट को अब हम दूर ले जाते हैं, तो जैसे दूसरी एक्टिविटी चल रही है ना। अब मैं आपको दूसरी एक्टिविटी यहीं पे बता रहा हूँ। तो जैसे ये मैग्नेट इस कॉइल से दूर जाएगी तो फिर आपका ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घटने लगेगा। पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही थी, जब ये पास आ रहा था तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रहे थे तो करंट भी बढ़ा। रोक दिया तो फील्ड लाइंस कांस्टेंट हो गई, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हुआ तो करंट जीरो हो गया। और जब मैग्नेट आपके दूर जाने लगी तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही थी वो घटने लगी। तो मैग्नेटिक फील्ड के घटने से करंट की वैल्यू भी घटने लग जाती है ना। तो डिफ्लेक्शन जो होगा, चूंकि करंट घटने लगेगा तो डिफ्लेक्शन वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। अगर मैग्नेट के इस तरफ आने से डिफ्लेक्शन राइट हो रहा था तो अब मैग्नेट के दूर ले जाने से डिफ्लेक्शन जो है लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हो जाने का मतलब इसमें करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी। अब करंट ऐसे जाने लगेगा। बात समझ में आई है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से कॉइल या कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाता है और ये इंड्यूस करंट तभी तक रहेगा जब तक कि रिलेटिव मोशन हो रही है। इस केस में हमने क्या देखा कि मैग्नेट को ही मूव करा रहे थे, कंडक्टर या कॉइल को हमने मूव नहीं कराया था। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और था
वो मैं बता दूं, हालांकि वो आपको पढ़ना नहीं है। जैसे मैं एक कॉइल को लेके बताऊं कि ये एक कॉइल है और ये आपका बार मैग्नेट है, और यहीं पे आपने मान लीजिए गैल्वेनोमीटर लगा दिया, है ना। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन अभी स्ट्रेट है, क्योंकि मैग्नेट मूव नहीं कर रहा है। तो जब ये नॉर्थ पोल चलने लगेगा इस तरफ, ठीक है, नॉर्थ पोल इस तरफ आएगा, तो इसमें जो डिफ्लेक्शन है वो राइट हो जाएगी, और इसमें करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज चलने लगेगा। तो नॉर्थ पोल के आने से करंट एंटी क्लॉकवाइज चलती है। इसका मतलब जो कॉइल है आपका, इस कॉइल पे नॉर्थ पोल लाया तो यहाँ पे कौन सा पोल बन जाएगा? नॉर्थ पोल, है ना। नॉर्थ पोल जिस कॉइल के जिस फेज को फेस करेगा ना, वो नॉर्थ पोल बन जाएगा, और इसमें इंड्यूस करंट सेटअप हो जाएगा, और इसके पीछे क्या हो जाएगा आपका? साउथ पोल। ठीक, अब फिर वही कॉइल लेते हैं, गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अब इस नॉर्थ पोल को हम दूर ले जाते हैं, तो नॉर्थ पोल के दूर हो जाने से यहाँ पर आपका साउथ पोल बन जाएगा। जब नॉर्थ पोल पास आती है तो ये नॉर्थ पोल बन जाता है, अब जब नॉर्थ पोल दूर जाती है तो यहाँ पे साउथ पोल बन जाता है। साउथ पोल जहाँ बन जाने का मतलब करंट जो है अब क्लॉकवाइज होने लगेगी, इंड्यूस करंट क्लॉकवाइज बन जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? नॉर्थ और नॉर्थ में रिपल्सन होगा, साउथ और नॉर्थ में अट्रैक्शन होगा। इसका मतलब है कि जब मैग्नेट इधर आ रही थी तो मैग्नेट के इधर आने से इंड्यूस करंट बना, है ना, इसमें करंट डेवलप हुआ, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही थी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, इंड्यूस करंट बना। तो जो कॉइल में जो इंड्यूस करंट बनती है, तो इस इंड्यूस करंट की वजह से यहाँ पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बन जाता है ना। करंट है तो ईएमएफ होगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो यहाँ जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बना कॉइल में, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ अपने इस सोर्स को अपोज करता है, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ बना वो उसको हमेशा अपोज करेगा। ठीक है, तो नॉर्थ नॉर्थ में रिपल्सन हो रहा है। अब क्या हो रहा है, जब मैग्नेट दूर जाएगा तो इसकी डिफ्लेक्शन जो है आपकी लेफ्ट हो जाएगी, है ना। तो ये साउथ पोल बन जाता है। मतलब अब ये दूर जाना चाह रहा था, इसको ये दूर जाने नहीं देगा, इसको फिर अपोज करेगा, मतलब ये खींचेगा, ट्रैक करेगा। मतलब ये पास आना चाह रहा था तो ये किसमें इंड्यूस ईएमएफ करंट जनरेट हुआ, और ये इसको पास नहीं आने देगा, अपोज करता है। ठीक है, तो यहाँ जो इंड्यूस ईएमएफ बनेगी वो नेगेटिव वोल्टेज बनेगी, करंट अभी आपका एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, और ये इस सोर्स को अपोज करेगा। ये चीज़ किसने बताई थी? लेंज ने। तो फाइनली एक लॉ बना, फैराडे लेंज लॉ, वो यही है ना। तो जब नॉर्थ पोल दूर जाएगी तो इधर साउथ पोल बन जाएगा, मतलब अब ये कॉइल जो है इसको अट्रैक्ट करना चाहेगा, दूर नहीं जाने देगा। तो कहने का मतलब जब नॉर्थ पोल फेस करेगा तो नॉर्थ पोल बनेगा, और नॉर्थ पोल में करंट एंटी क्लॉकवाइज आएगी। जब नॉर्थ पोल आपका दूर जाएगा तो यहाँ पर आपका क्लॉकवाइज करंट बन जाएगा, मतलब साउथ पोल हो जाएगी। साउथ पोल से क्लॉकवाइज करंट बनती है, और फिर ये मैग्नेट को दूर नहीं जाने देगा, हमेशा मोशन को अपोज करेगा। ठीक है, उसी तरह से अगर फिर वही कॉइल लिया, और गैल्वेनोमीटर रखा, अब हम साउथ पोल इसकी तरफ ला रहे हैं। तो जब साउथ पोल इस तरफ आएगी तो इधर साउथ पोल बन जाएगा, मतलब करंट क्या हो गया आपकी? क्लॉकवाइज। मतलब ये इसको आने नहीं देगा, साउथ साउथ में रिपल्सन होगा। तो जब एक मैग्नेट कॉइल की तरफ आएगी तो मैग्नेट के कॉइल की तरफ आने से क्या होगा? इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगा तो इसमें करंट प्रोड्यूस होगा। जैसे इसमें करंट प्रोड्यूस होने लगेगा तो ये फिर इस मैग्नेट को अपोज करेगा, इधर आने नहीं देगा। ठीक है, फिर उसी तरह तो यहाँ डिफ्लेक्शन आपका राइट की तरफ होगा। फिर कॉइल लिया और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दिए, अभी कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। अब हम इसी साउथ पोल को इससे दूर ले जाते हैं, तो जब साउथ पोल इससे दूर जाने लगेगी तो यहाँ पे नॉर्थ पोल बन जाएगा।
कॉइल पे, मतलब करंट अब आपका एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा। तो फिर ये नॉर्थ इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, है ना, इसको इस तरफ जाने नहीं, दूर जाने नहीं देगा, है ना। यही आपका कंसेप्ट है कि इन सारे एग्जाम्पल्स जो हमारी एक ही एक्टिविटी थी, इसमें हमने रिलेटिव मोशन कराया। रिलेटिव मोशन में क्या कराया, कंडक्टर को मूव नहीं किया, मैग्नेट को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मूव किया, कभी पास लाया, कभी दूर ले गया। तो हमेशा देखा मैंने कि जब जब मैग्नेट कॉइल की तरफ आएगी, चाहे उसका जो भी पोल है, जब भी मैग्नेट कॉइल की तरफ आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ जाएगी, जिससे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, कंटिन्यूसली बढ़ता रहेगा। तो जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड आपकी बढ़ती रहेगी कॉइल के एरिया से, तो वहाँ पे एक इंड्यूस करंट डेवलप होगा। और जैसे ही ये इंड्यूस करंट बढ़ने से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो उस सोर्स को अपोज करता है, ठीक है। फिर जैसे ही ये मैग्नेट कॉइल से दूर जाने लगेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घटने लगेगी, मैग्नेटिक फील्ड घटने लगेगा तो इंड्यूस करंट फिर बनेगा, लेकिन अब इसकी डायरेक्शन बिल्कुल बदल जाएगी, पहले की जगह दूसरी जगह बदल जाएगी, है ना, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। अब इसी एक्सपेरिमेंट को हम फिर से रिपीट कर सकते हैं कि मैग्नेट को रखा, साथ कॉइल को मूव किया, है ना। तो अब दूसरी एक्टिविटी हम क्या लेते हैं कि अब हम मैग्नेट को मूव नहीं कराएंगे, कॉइल को ही मूव कराएंगे। तो क्या होगा, तब भी आपका करंट इंड्यूस होगा, है ना। फिजिक्स में नॉर्थ पोल को इस तरह से लिखी जाती है ना, ये नॉर्थ पोल है, तो मैंने इसको सिंपल एन लिख दिया था, एक्चुअली में इस तरह से लिखी जाती है नॉर्थ पोल। और साउथ पोल को यूं लिखी जाती है, ये आपका साउथ पोल है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेट को हमने फिक्स कर दिया, इधर नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है, ये कॉइल है, गैल्वेनोमीटर लगा दिया। जब दोनों रेस पे है तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, और जब कॉइल इसकी तरफ जाने लग गया तो कॉइल का, जैसे इधर नॉर्थ पोल है तो कॉइल जब इधर जाने लगेगी तो फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होने लगेगा, तो कॉइल नॉर्थ पोल की तरफ जाएगा तो यहाँ पे नॉर्थ पोल आ जाएगा। क्यों, जैसे ही इसकी तरफ जाने लगेगा यहाँ पे डिफ्लेक्शन शुरू हो जाएगी, मतलब इंड्यूस करंट जनरेट हो गया, है ना। तो नॉर्थ नॉर्थ पर रिपल्सन होगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा कि इसमें करंट आ रही है। अब चूंकि कॉइल नॉर्थ पोल की तरफ जा रही थी तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा, और ये फेज आपका नॉर्थ पोल बन जाएगा, इसके पीछे आपका साउथ पोल बन जाएगा, है ना। इसी तरह से सारा आप प्रोसेस कर सकते हो। जब इस कॉइल को हम दूर ले जाएंगे तो जैसे दूर जाएगा तो इस करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी और यहाँ साउथ पोल हो जाएगा। अभी, है ना, अगर ये दूर ले जाना चाहें तो ये करंट की डायरेक्शन अब यूँ हो जाएगी, ये पोल अब आपका साउथ हो जाएगा, है ना, करंट आपका क्लॉकवाइज हो जाएगा, मतलब अब अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये दूर नहीं जाना चाहेगा, ठीक है। तो बात वही आ गई आपकी। तो मैग्नेट का जो फेस कॉइल की तरफ दिखेगा वही पोल बनेगा मोशन में, अगर दूर जा रहा है तो अपोजिट पोल बनेगा। तो ये रिलेटिव मोशन हुई, या तो मैग्नेट को मूव किया था या फिर कॉइल को मूव किया था। तो इसी घटना को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी पे बेस्ड आपकी पहली एक्टिविटी थी एनसीईआरटी की, है ना, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई थी। तो दिस वाज योर फर्स्ट एक्टिविटी। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक स्टेटमेंट लिखा था आपको कि वेन एवर देर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन कंडक्टर एंड सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैंने क्या लिया, बार मैग्नेट। तो एक कंडक्टर और बार मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन कराई गई, तो हमने देखा कि कंडक्टर में एक इंड्यूस करंट जनरेट हुआ। ये इंड्यूस करंट तभी तक होगा जब तक कि मोशन जनरेट रहेगा। जैसे ही मोशन सीज करेगा, मतलब कोई भी मूव नहीं कर रहा, तो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर बिकम ज़ीरो,
तो जैसे डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा हम कहेंगे कि कॉइल में कोई करंट नहीं है। मतलब इंड्यूस करंट आपकी मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से हुई है ना, और एक कंडक्टर में जनरेट हुआ। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इंड्यूस करंट, changing magnetic field produces induced EMF. This EMF or induced current opposes the source from which it comes, है ना। जो ये करंट बनेगा तो वो जिस सोर्स से बन रहा है उसके मोशन को ये अपोज करेगा। ठीक है, यही आपका था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो स्टेटमेंट क्या थी आपकी, वेन एवर देर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन अ कंडक्टर और अ कॉइल एंड अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, then an induced EMF or induced current sets up in the conductor or coil which lasts as long as the relative motion continues। ठीक है, ये आपकी पहली एक्टिविटी थी। अब हम दूसरी एक्टिविटी में सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बदल देंगे। अभी आपने सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या लिया, बार मैग्नेट, है ना। अब हम सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है करंट कैरिंग कंडक्टर लेते हैं। मतलब एक बड़ा सा इंसुलेटेड स्टैंड ले लो, है ना, और यहाँ पर एक कॉइल कनेक्ट करो। ये सेकेंड एक्टिविटी आपकी चल रही है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हो। एक्टिविटी 2, एक और कॉइल यहीं पे लगा दो। दो कॉइल हमने इस तरह से लगा दिया, है ना, एक ही स्टैंड पे दो कॉइल हमने बांध दिया। एक कॉइल में करंट पास करते हैं। अभी स्विच ऑफ रखो, मतलब हम करंट नहीं दे रहे हैं। मतलब एक में हमने बैटरी कनेक्ट कर दिया जिससे इसमें करंट पास करेगा, स्विच अभी ऑफ है। और एक में हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया, है ना, नीडल आपके इस तरह से है, ये गैल्वेनोमीटर है। ऑब्वियसली इसमें कोई बैटरी नहीं है तो इसमें कोई करंट नहीं होगा। यहाँ पे इस कॉइल में हमने बैटरी कनेक्ट कर दिया, तो इस कॉइल का नाम कह देंगे हम प्राइमरी कॉइल, और ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, ये प्राइमरी कॉइल हो गया और ये सेकेंडरी कॉइल हो गया। अब एक्टिविटी क्या कहती है, आपने पहले पढ़ा था कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड इन इट। तो जैसे आप इस की को क्लोज कर देंगे इसमें करंट पास होगा। अब ये देखा गया कि जैसे इसमें करंट पास होती है इसमें डिफ्लेक्शन भी शुरू हो जाता है। ये डिफ्लेक्शन आपका इधर हो जाएगा। तो क्या वजह है, उधर तो बैटरी नहीं तो उधर करंट क्यों गया। तो होता क्या है, अब बिल्कुल मोमेंटरीली काम करता है। स्विच आपने ऑन किया नहीं कि उधर डिफ्लेक्शन हुआ, स्विच जैसे निकाल लोगे ये डिफ्लेक्शन भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर बैटरी बढ़ा दो। अभी एक सेल है, दो सेल लगा दिया तो आप देखेंगे उधर डिफ्लेक्शन फास्ट हो गया। तो बैटरी बढ़ जाने से क्या हो गया, करंट बढ़ा, तो करंट बढ़ा तो उधर डिफ्लेक्शन फास्ट हो गया। और सेल बढ़ा दो, तो जैसे जैसे हम सेल बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगी तो उधर डिफ्लेक्शन भी बहुत ज़्यादा होने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ डिफ्लेक्शन होने का मतलब करंट यहाँ जनरेट हुआ और ये करंट की डायरेक्शन ठीक इसके अपोजिट होगी और उतना ही करंट होगा। जितना करंट इधर आएगा उतना ही करंट इधर आएगा। इसको हम बोलेंगे इंड्यूस करंट, और ये आपका कन्वेंशनल करंट है ना। तो इंड्यूस करंट किसकी वजह से बनता है, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से। तो यहाँ पर ऐसा क्या था कि उसमें करंट आ गया, उस चीज़ को हम समझते हैं। जैसे आप स्विच ऑन करेंगे तो इसे करंट पास होगी, और करंट कैसे पास हो रही है, सर्कुलर जा रही है कॉइल पे, तब इसकी मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। करंट कैरिंग कंडक्टर बिकम प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो राइट हैंड रूल लगाओ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए, करंट ऐसे पास करेगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगी, इसके एक्सिस से निकल जाएगा, जैसा आपने सोलेनॉइड में भी पढ़ा था। तो यहाँ से जैसे करंट इससे पास करेगी तो यू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनने लग जाएगी। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये इस कॉइल से लिंक हो जाएगा।
तो प्राइमरी कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट हुई, ये वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेकेंडरी कॉइल से भी जनरेट हो जाती है, ठीक है। और सेकेंडरी कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होने की वजह से जैसे जैसे ये टर्न होता बढ़ता जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ती जाएगी, तो इसमें डिफ्लेक्शन भी आपका होगा। तो इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूस करंट, ठीक है। तो ये मोमेंटरीली काम करता है। तो देखो ये करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होगा, सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ चेंज होती जा रही, टर्न टू टर्न बढ़ेगा तो चेंज होता जाएगा, तो इसमें इंड्यूस करंट डेवलप हो जाएगा। ट्रांसफार्मर वगैरह जो आप पढ़ते हैं उसमें यही कंसेप्ट यूज़ होता है। तो उसमें क्या होता है, कॉइल लगी होती है, दो कॉइल, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी ऐसे लगी होती है आमने सामने, है ना। एक में एक से करंट जनरेट होता है और एक से करंट इंड्यूस निकाली जाती है, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है ये आपके ट्रांसफार्मर में यूज़ होते हैं, है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही। तो आपको समझ में आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या, ठीक है। तो फाइनली हम जो फैराडे का एक्सपेरिमेंट था वो आपको समझ में आ गया। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह के पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल थियोरेटिकली बेस्ड होंगे, एक्टिविटी बेस्ड, कि इसी दो एक्टिविटी में हमारा आएगा। अब ये जो इंड्यूस करंट आया है ना, इस इंड्यूस करंट का डायरेक्शन निकालने के लिए फ्लेमिंग ने एक लॉ दिया था, उस लॉ को हम लोग कहते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। मतलब फ्लेमिंग राइट हैंड रूल गिव्स अस डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। तो वो पढ़ते हैं, वो क्या था आपका, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, stretch the thumb, stretch the thumb, forefinger, forefinger and middle finger and middle finger of right hand so that they are perpendicular to each other. They are perpendicular to each other. If the forefinger indicates the direction of motion of conductor, if the forefinger indicates the direction of magnetic field, direction of magnetic field, direction of magnetic field, and the thumb shows the direction of
shows the direction of motion of conductor then middle finger will show the direction of induced current. यही आपका फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है। इसको देखिए हम समझते कैसे हैं। राइट हैंड है तो एक तो आपने राइट हैंड रूल पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए, ये दूसरा है, ये क्या आपका इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए यूज़ की जाती है। इसमें आप क्या कीजिए, थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को परपेंडिकुलर स्ट्रेच कर दो, है ना, इस तरह से स्ट्रेच कर दिया। अब फोर फिंगर अगर मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है और थंब जो है कंडक्टर का मोशन बता रहा है, तो जो मिडिल फिंगर है ये इंड्यूस करंट का डायरेक्शन देगा। मतलब ये मोशन हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया और ये करंट हो गया, इंड्यूस करंट। मतलब फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कराना है, थंब डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर को रिप्रेजेंट कराना है, तो जो मिडिल फिंगर है ये डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगा, इंड्यूस करंट। इस चीज़ को मैं एक एक्सपेरिमेंट से समझ सकता हूँ। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड आपकी इनटू द पेपर है, ठीक है, यूं, और मैं इसमें एक कॉइल लेके जा रहा हूं, यहां मैंने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया है करंट देखने के लिए, और ये इधर जा रहा है, ये मोशन है, हाँ, ये मैग्नेटिक फील्ड है आपकी इनटू द पेपर। ठीक है, तो इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी वो देखना है। देखिए, राइट हैंड रूल यूज करना है ना, थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर। थंब पहले हम मैग्नेटिक फील्ड को सेट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, इनटू द पेपर, तो ऐसे चला गया। थंब किसको रिप्रेजेंट करता है, मोशन ऑफ कंडक्टर, तो मोशन तो यूँ हो रही है, तो थंब ऐसे चला गया, तो ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर, थंब मोशन ऑफ कंडक्टर, तो ये क्या शो कर रहा है आपको, करंट, है ना। तो करंट ऐसे इंड्यूस होगा, ये इंड्यूस करंट की डायरेक्शन है। मतलब यहाँ पर ये जो फेज जैसे मैग्नेटिक फील्ड में इंटर किया तो यहाँ करंट ऐसे जाएगी, ठीक है, यूं करंट जाने लगेगी। जो रेड एंगल बना है ये मैंने करंट बताया, इंड्यूस करंट। बात समझ में आए। अब ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है इसको अंदर ले जाओ, पूरा मैग्नेटिक फील्ड में डाल दो, तो जब तक ये इंटर कर रहा है ना, तभी तक इसमें करंट होगा। जैसे ही पूरा का पूरा कॉइल अंदर चला गया, है ना, जैसे कि मैं कहना ये चाह रहा हूँ आपको कि जैसे ही दूसरा केस बना रहे कि ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है ना, और इसमें ये कंडक्टर पूरा अंदर आ गया ऐसे, है ना, तो पूरा अंदर आ जाने पे क्या होगा, ये मूव करते करते अंदर आ गया पूरा आपका कंडक्टर, तो इससे अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी चेंज नहीं हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके एरिया सब चेंज नहीं हो रहा है, तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज नहीं होगा तो इसमें डिफ्लेक्शन नहीं होगा, करंट क्या हो जाएगा आपका, जीरो।
तो इंड्यूस करंट तभी तक हो सकती है ना जब तक आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगा या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा तो इंड्यूस करंट डेवलप नहीं होगा। अब मान लो ये बाहर निकलने लग गया, ये कंडक्टर जो है फिर आपका बाहर जाने लग गया। ये कंडक्टर आपका बाहर निकल रहा है ना। मान लीजिए गैल्वेनोमीटर है, ये आपका कंडक्टर बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा,